नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इट्स नॉट फेक में। इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपके लिए लेकर आऊंगी दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, सही और सटीक, और एक ऐसा विश्लेषण जो कि आपको अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी हेडलाइन से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा देश में पूरी तरह फेल है लॉकडाउन, नतीजे भुगत रहा है देश। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में फिर से सियासी हलचल तेज, शरद पवार ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल पर लगाया रोक, कहा दवा के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए लिया फैसला। कोरोना के कारण 95 देशों में मीजल्स और पोलियो वैक्सीनेशन प्रभावित, 8 करोड़ बच्चे हो सकते हैं बीमारियों का शिकार। और देश में बढ़ रही है तानाशाही, स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा। इन सारी स्टोरीज को डिटेल में आपको बताएंगे, इसके पीछे का विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, अब तक के बंद का मकसद नाकाम रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम देश में अब लॉकडाउन हटाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस तेजी से बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन हटाया जा रहा है। और साथ में राहुल गांधी ने कोविड रिलीफ पैकेज को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो राहुल गांधी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस समय समय पर आ रही हैं, तो कुछ उसका मकसद है। एक स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस बात को कर रही है, और खासकर राहुल गांधी सरकार को निशाने पर रख रहे हैं। सीधे से उनके कुछ सवाल हैं। उनका जो पहला सवाल है कि लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है, और भारत एक अकेला विश्व का ऐसा देश है जहां पर लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद, एक लंबे लॉकडाउन के बावजूद इतनी भारी संख्या में कोरोना के इन्फेक्शंस सामने आए हैं। तो उनका सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन से फायदा हुआ। दूसरा जो उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद अब जो ओपन इंडिया पॉलिसी है वो क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि सब इस सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन है। रेल यात्रा को खोल दिया गया है, ट्रेन यात्रा को खोल दिया गया है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहाल करने की कोशिश की जा रही है, वापस लोग काम पर लौट रहे हैं, लेकिन पॉलिसी क्या है किसी को कुछ नहीं पता है। स्टेट्स को क्लैरिटी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई एक यूनिफाइड पॉलिसी हो सकती है ओपन इंडिया को लेकर, इस बात पर कोई जवाब अभी तक सरकार के पास नहीं है। और इसी चीज़ को बार बार राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कह रहे हैं। तीसरी जो बात वो कह रहे हैं वो कोविड रिलीफ पैकेज की है, और कोविड रिलीफ पैकेज की जो अमाउंट अनाउंस किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो 10% ऑफ द जीडीपी है। तो राहुल गांधी पूरे देश को और साथ में केंद्र सरकार को बार बार इस बात को याद दिलाना चाह रहे हैं कि ये जो 10% जीडीपी का था ये एक्चुअली सिर्फ 1% है, और जो गरीब और जो मझले किसान हैं उनकी जेब में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत कितने पैसे पहुंच रहे हैं। अभी हमने कल प्रकाश जावड़ेकर का इंटरव्यू किया था, उनसे एक मैंने डायरेक्ट सवाल इस बात को लेकर कहा था, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी तो 7,500 रुपये की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है वो 10,000 रुपये दे रही है। और उन्होंने सारी चीज़ों का आंकड़ा हमें गिना दिया, जिसमें कि इंश्योरेंस शामिल है, जिसमें फूड ग्रेन्स शामिल हैं, और जो लोन और क्रेडिट की जो फैसिलिटीज़ बैंक्स को अलग अलग के ज़रिए दी जा रही है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने गिना डाला। लेकिन उनके पास इस बात का ठोस जवाब नहीं था कि एक गरीब इंसान या गरीब किसान के जेब में कितने पैसे जा रहे हैं, और इसी बात को राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी देखें तो कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जो इस बात को लगातार, जिसे कि एक अंग्रेजी में एक शब्द है द हीट इज ऑन, सो ही हैज़ केप्ट द हीट ऑन फ्यू सर्टन थिंग्स लाइक द लॉकडाउन एग्जिट स्ट्रैटेजी। बार बार कांग्रेस इस बात को कहती आई है कि सरकार के पास एग्जिट स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं है, कोई क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है। कोविड रिलीफ पैकेज को लेकर भी यही कहा गया है कि वो नाकाफ़ी है, और केंद्र सरकार जो राज्यों को जो मदद देनी चाहिए वो भी नहीं दे रही है। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों का हवाला दिया, और खासकर छत्तीसगढ़ का जो हाल के दिनों में पता चला था कि वहाँ पर
डायरेक्ट कैश लोगों को दिया गया है। तो आज राहुल गांधी ने इस बात को फिर से दोहराया कि अगर राज्य डायरेक्ट बेनिफिट कैश दे रहे हैं लोगों को, तो राज्यों को भी केंद्र सरकार से पैसा चाहिए। तो इन सारे सवालों को जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, ये वो सारे प्रश्न हैं जिन पर केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, उन्होंने लेबर लॉज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। तो बाकी चीज़ें बाकी पार्टीज़ उठा रही हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ऑपोजिशन में एकजुटता है, तो वो एक क्लियर यूनिफाइड स्टैंड लोगों का नहीं है। अभी हाल में एक 22 पार्टीज़ की एक जॉइंट मीटिंग भी हुई थी, 11 पॉइंट्स का एक चार्टर भी निकाला गया था। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात करें और खासकर राहुल गांधी की, तो वो समय समय पर सिर्फ 2-3 बातों पर पूरे देश का ध्यान दिला रहे हैं। कोविड रिलीफ पैकेज नाकाफ़ी है, लॉकडाउन की एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस बात को बार बार राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं। सरकार ज़रूर बैकफुट पर है इन सवालों को लेकर, क्योंकि कोई भी जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अगर ये सवाल करता है तो सरकार के पास कोई क्रेडिबल आंसर नहीं है। तो जहाँ तक इस पैकेज का सवाल है, लॉकडाउन एग्जिट स्ट्रैटेजी का सवाल है, राहुल गांधी ने ज़रूर इस चीज़ का ध्यान लोगों को की तरफ आकर्षित किया है कि ये पैकेज काफ़ी नहीं है, एग्जिट स्ट्रैटेजी के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इससे कम से कम लोगों को पता चल रहा है कि जो सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, वो सारे दावे खोखले हैं। हाँ, जो दावे हैं वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म अगर गोल्स के हिसाब से देखें तो वो एक रिफॉर्म मेजर ज़रूर है। लेकिन इंस्टेंट रिलीफ, यानी कि जो तुरंत मदद की एक उम्मीद लगाकर जो गरीब किसान, जो गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर लगाकर बैठे थे, उनकी मदद करने में सरकार इस समय विफल रही है। और इसी चीज़ को बार बार कांग्रेस आगे कर रही है। तो एक रणनीति के तहत ये मैं कहूँगी कि जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं सफल होती नज़र आ रही है। कम से कम ये पॉइंट लोगों तक पहुँच रहा है कि जो कोविड रिलीफ पैकेज है और जो लॉकडाउन एग्जिट स्ट्रैटेजी है, वो सरकार के पास इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। आइए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं, और वो खबर आ रही है महाराष्ट्र की तरफ से कि आज महाराष्ट्र में सियासी जो ड्रामा था वो आज दिन भर चला। उसके डिटेल्स अब मैं आपको बताती हूँ। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में फिर से सियासी हलचल तेज। शरद पवार ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मजबूत है महाराष्ट्र में सरकार, लेकिन सरकार अस्थिर करने की उड़ाई जा रही है अफवाह, ऐसा कहा गया है। तो ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं, इसके पीछे आप कारण समझने की कोशिश करिए। जो बीजेपी के नेता हैं नारायण राणे, वो कल वहाँ के जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उनको मिलने के लिए गए थे। उन्होंने कोश्यारी जी से ये बोला कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाविकास अघाड़ी सरकार, वो कोरोना का जो महामारी है उसे टैकल करने में असमर्थ दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारायण राणे के मिलने से ही ये अफवाहें गर्म हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उद्धव ठाकरे मिलने गए, शरद पवार मिले, ये सारी मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन इसका एक बैकड्रॉप है। अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी वो कब बनी थी? नवंबर 28, 2019, यानी कि 2019 में 28 नवंबर को ये सरकार बनी थी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। बहुत सारे सवाल बीजेपी खड़े कर रही थी क्योंकि शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। तो ये सरकार की अस्थिरता पर समय समय पर सवाल खड़े करती रही है बीजेपी। लेकिन कोरोना महामारी के वजह से ये जो अस्थिरता की जो बातें हैं ये ज़्यादा गर्म हो गई हैं, ज़्यादा सब्सटैंशिएट हो गई हैं। क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस देखें तो जो वहाँ के बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं चंद्रकांत पाटिल, वो लोगों से समय समय पर अपील करते हुए आए हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए ये जो राज्य सरकार है ये अस्थिर रही है, आप इसलिए आइए, अपने घरों से बाहर निकलिए और इस पर प्रोटेस्ट करिए। और उन्होंने इस बात को कहा है कि जो वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। वहाँ की जो राज्य सरकार है उसने लोगों के लिए कोई पैकेज अनाउंस अभी तक नहीं किया है। इन सारी बातों को चंद्रकांत पाटिल बोलते हुए आए हैं। लेकिन इसके अलावा जो अस्थिरता, बीजेपी भले ही कहे कि नहीं हम अस्थिरता नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर वहाँ पे ऐसी खबरें आई हैं और वहाँ के जितने भी लोकल पेपर्स हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो लोगों को मेमोरेंडम्स देकर आए हैं, तहसीलदारों को, कलेक्टर्स को मेमोरेंडम दिया है कि किस तरह से महाराष्ट्र को बचाया जाए। महाराष्ट्र बचाओ के तहत लोगों को, वहाँ पे तहसीलदारों को, कलेक्टर्स को बीजेपी ने मेमोरेंडम्स तक दिए हैं। ये खबर साफ आई है। देवेंद्र फडणवीस भी गवर्नर्स को मिल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड को लेकर सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। और
बीजेपी के ही जो नेता हैं सुधीर मुंगंतीवार, वो भी मिलकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सिचुएशन बहुत ग्रिम है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो अब ऐसी स्थिति में हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि नहीं, राष्ट्रपति शासन का ये समय नहीं है, लेकिन जिस तरीके का जो हमने एक पास्ट देखा है कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने रातों रात कोश्यारी से हाथ मिलाकर और उन्होंने वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनानी चाहिए, तो इससे लोगों में एक भय है। और आज उद्धव ठाकरे ज़रूर ये बात कह रहे हैं कि नहीं, उनकी सरकार अस्थिर पोजीशन में नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन डर आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ज़रूर है। और राहुल गांधी का जो एक स्टेटमेंट आज आया है कि वो एक सपोर्टिंग पोजीशन में है, डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं है, तो वो अपने आप में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो मेंटल हेल्थ अगर मैं कहूँ, वो उसका एक प्रतीक है, एक सिंबल है। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि जो कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें उनका हाथ नहीं होगा, यानी कि अगर सरकार की स्टेबिलिटी पर कोई आँच आती है तो शायद बहुत ज़्यादा वो मदद करने की कोशिश में नहीं होंगे। हालांकि कांग्रेस के ही जो लीडर हैं बाला साहब थोराट, जो कि वहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कहा है कि बीजेपी इज़ ट्राइंग टू डीस्टेबलाइज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो इन तमाम बयानबाजी और जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, इसके बेसिस पर आज ये चर्चा ज़रूर गर्म हो गई है कि शायद सेंट्रल रूल वहाँ पर लागू करने की बीजेपी कोशिश करेगी। और बीजेपी का अगर आप पास देखें तो ज़रूर ये कोशिश हो सकती है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी ने गिराई। अब हो सकता है कि कोरोना की महामारी का बहाना लेकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए, लेकिन कब लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, या बीजेपी वाकई में इस तरीके की अस्थिरता इस समय चाहेगी या नहीं चाहेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी की जो छवि है आज उस पर भी बहुत ज़्यादा वो कोई बहुत क्लीन इमेज नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी की आप इमेज देखें तो कोरोना महामारी को लेकर एक इमेज ज़रूर बनी है कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड को लेकर बहुत अच्छे कदम उठाए, समय पर लॉकडाउन अनाउंस किया, लेकिन जिस तरीके की जो इमेजेस हमने देखी कि प्रवासी मजदूर भूखे नंगे अपने गांव जा रहे थे, उनको ट्रेन के टिकट्स नहीं मिले, उसके बाद रोते बिलखते हुए लोग, जो इमेजेस थी वो सरकार के सारे दावों की पोल खोल रही थी। तो इन सब के बीच महाराष्ट्र में अगर अस्थिरता बीजेपी लाती है तो उससे बड़ी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस भी बीजेपी के लिए नहीं होगी। लेकिन फिर जैसा मैं रिपीट करूंगी, मैंने कहा कि बीजेपी के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है मोदी जी की लीडरशिप में। और कुछ पता नहीं, हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लाने के लिए जिस तरीके की कवायद चल रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी भी खबरें आई थी कि ब्यूरोक्रेटिक रीशफल की बात कही जा रही है। हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी को रीशफल किया जाए, वहाँ पर पहले अस्थिरता लाई जाए और उसी के बहाने फिर धीरे धीरे ये कहा जाएगा कि राज्य सरकार काम नहीं कर पा रही है। तो इन तमाम तरीके की जो र्यूमर्स हैं उसके बीच ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे ने इस बात को कहा है कि उनकी सरकार बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन ये तो उद्धव ठाकरे की अंतरात्मा जानती है कि वो कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है उनको अपनी सरकार को भी बचाकर रखना। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं, और वो खबर है कोरोना से ही जुड़ी हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का ट्रायल पर रोक लगा दिया है। इस दवा के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। WHO के चीफ टेड्रोस के मुताबिक मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक स्टडी में पिछले हफ्ते कहा गया था कि कोरोना के मरीजों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने से उनकी जान को जोखिम हो सकता है। तो ये ऐसा WHO ने क्यों किया? क्योंकि अचानक ये कहा गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर जो ट्रायल्स चल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, और ये डिसीजन तब आया है जो मेडिकल जर्नल लैंसेट ने इस खबर को छापा कि जितने भी मरीज हैं उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है इसके बजाय कि उन्हें फ़ायदा पहुंचे। लेकिन इसका एक बैकड्रॉप है, मैं आपको उसको समझाती हूँ कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक सॉलिडारिटी ट्रायल शुरू किया था। सॉलिडारिटी ट्रायल क्या है कि लोग अपनी मर्जी से आएँ और उन पर ट्रायल्स किए जाएं, और कोरोना को लेकर जो महामारी है, जो कोविड की जो महामारी है, कोविड वायरस को लेकर जितने भी ट्रायल्स हैं वो सक्सेसफुल हों। तो लोगों ने वॉलंटरली इसको ऑफर किया। अब इसमें कितने देश हैं और कितने लोग इस सॉलिडारिटी ट्रायल में शामिल हैं? 3500 पेशेंट्स इसमें शामिल हैं और 17 देशों से लोग इस सॉलिडारिटी ट्रायल में शामिल हैं। तो जो सॉलिडारिटी ट्रायल ये हो रहा था
उसका ये एक इनिशिएटिव था और उस पर अभी फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन सिर्फ WHO का ही नहीं, एक रिकवरी ट्रायल इस समय इंग्लैंड में भी हो रहा है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भी हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल इस समय WHO ने लैंसेट की जो खबर है उसके बेसिस पर कुछ दिनों की रोक लगाई है। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट रोक है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि WHO जो एक पूरी जो डिप्लोमेटिक लड़ाई देखी जा रही है, माफ़ करिएगा, अमेरिका वर्सेस चाइना, और अमेरिका ने इस बात को समय समय पर कहा है कि चाइना के इशारे पर अब WHO काम कर रहा है, उसके फंड्स को हम स्क्वीज़ कर देंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है। तो आज सवाल कुछ उस डायरेक्शन में भी खड़े होते हैं कि ये जो WHO का जो सॉलिडारिटी ट्रायल है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर, ये जो रोक लगाई गई, बहुत सारी जो चीज़ें जो अब सामने निकल कर आ रही हैं, तो क्या ये एक चाइना के प्रेशर में हो रहा है? इस पर सोचिएगा, ये एक सवाल है जो बड़ा मैं आपके सामने खड़ा कर रही हूँ। इज इट बिकॉज ऑफ अ डिप्लोमैटिक प्रेशर कमिंग इन फ्रॉम चाइना, एंड इज चाइना एंड इज अमेरिका रियली केविंग इनटू दैट? ये बहुत सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन इन सारे सवालों के बीच जो एक अस्थिरता है, एक अनसर्टेनिटी है कि कोविड को लेकर क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका सही इलाज क्या है, उसकी वैक्सीन्स कब आएंगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बिलीव मी, जितनी भी कंट्रीज़ ये कह रही हैं कि वैक्सीन 7 महीने में आ जाएगा, कुछ कंट्रीज़ कह रही हैं कि वैक्सीन 1 साल में आएगा, कुछ देशों ने ये भी कहा है कि 2 साल के पहले कोई वैक्सीन नहीं आएगा। तो इस समय सब ऐसा लग रहा है कि अंधे में तीर चला रहे हैं। किसी के पास कोई सर्टन खबर नहीं है कि कब तक आएगा ये इलाज। लेकिन फिलहाल भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बहुत पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है। बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्हें ये दिया जा रहा है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से भारत में ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप खुद इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सेवन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि नहीं, आप इस दवा को लीजिए, जिसकी वजह से जो कोरोना का ट्रीटमेंट है वो आसान हो सकता है। तो इन सारी खबरों के बीच में फ़िलहाल जो सॉलिडारिटी ट्रायल है WHO का, उस पर रोक लग गई है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के जो सॉलिडारिटी ट्रायल है उस पर रोक लग गई है। लेकिन कब तक इलाज कोरोना का आएगा, इस पर अभी कोई जानकारी हमें नहीं है। चलिए अब दूसरी खबर की ओर, हमारी अगली खबर जो है उसको भी बताते हैं। वो भी कोरोना से ही जुड़ी हुई है और एक बहुत डिस्टर्बिंग खबर है, क्योंकि ये जो हमारे एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यानी कि जो टीकाकरण को लेकर जो प्रोग्राम्स हैं, उससे जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम जमकर प्रभावित हुए हैं। WHO, यूनिसेफ और गावी की एक रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी के चलते विश्व में 8 करोड़ बच्चे खतरनाक बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। कई जानकारों इस बात की चिंता भी जता रहे हैं कि कॉलरा, रोटावायरस और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों से होने वाली मौतें कोरोना के मुकाबले ज़्यादा हो सकती हैं। तो जब हम 1970 से जिस एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, जिसे कि बहुत आगे बढ़ चढ़ कर इसे करा गया था, जिसकी वजह से कॉलरा, रोटावायरस, मेनिंजाइटिस, येलो फीवर जैसी जो पुराने ज़माने की जो बीमारियां थी वो लोगों में नहीं पाई जाती थी। लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। उसके कुछ कारण हैं जो मैं बताऊंगी आपको। इसके कुछ कारण जो रिपोर्ट के मुताबिक कही जा रही है, यूनिसेफ ने इस बात को कहा है, WHO ने कहा है, गावी की एक रिपोर्ट है जो कह रही है कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो लोगों का टीकाकरण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, जाहिर सी बात है वो नहीं निकल पाएंगे। दूसरा कारण ये है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स इन्वॉल्व हैं वो उनको रीडिप्लॉय किया गया है कोरोना की बीमारी को लेकर, कि आप कोरोना रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं आप उन्हें करिए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को नहीं करिए। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि रीडिप्लॉयमेंट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स जो हुआ है कोरोना को लेकर, कोरोना पैंडेमिक के चलते, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सफ़र कर रहा है। लेकिन ये खबर कब आई है? अब आपको बता दें कि 4 जून को एक ग्लोबल वैक्सीन समिट होने वाली है लंदन में, और ये खबर आ रही है कुछ ही दिन पहले। आज क्या तारीख है? आज कुछ ही दिन बचे हैं, हफ्ते भर से कम रह गया है जब ये ग्लोबल वैक्सीन समिट लंदन में होगी। और अब इस बात को बताया जा रहा है कि WHO सारे देशों को ये कह रहा है कि जो हमारे इतने सालों की जो मेहनत थी, जो एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम हमने इतने सालों में डेवलप किया था, वो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा अगर हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फेल होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक बीमारी को रोकने के लिए आप इतनी सारी बीमारियों को दांव पर नहीं लगा सकते, क्योंकि जो कॉलरा की अगर हम बात करें, येलो फीवर की बात करें, मेनिंजाइटिस की बात करें, तो उनका एक सक्सेस रेट रहा है, चाहे भारत हो चाहे बाकी देश भी हों। तो 68 ये जो रिपोर्ट आई है, ये 68 कंट्रीज़ में बताया जा रहा है कि 80 मिलियन बच्चे, यानी कि 80 करोड़ बच्चे इससे प्रभावित होंगे। और 129 कंट्रीज़
का जो 53% है उसमें बताया जा रहा है कि जो 53% जो देश है वहाँ पर सिवियर टू मॉडरेट इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि बिल्कुल इम्यूनाइजेशन कई कई देशों में हुआ ही नहीं है, जिसमें भारत भी एक बहुत बड़ा देश है। आपको ध्यान होगा कि पोलियो की हम बात करते थे कि भारत पोलियो फ्री हो गया है, तो इस बीच अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो आज बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में फिर से पोलियो वापस आएगा। आप इन सारे सवालों पर गौर करिएगा और जो ग्लोबल वैक्सीन समिट लंदन में 4 जून को होने वाली है उस पर देखना होगा कि देश अपने अपने देश जो बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो इन बातों को कैसे डील करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज कोरोना बीमारी के चलते जो बाकी बीमारियां हैं उनका क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल बीमारी है उनका ट्रीटमेंट क्या हम बंद कर देंगे। वैक्सीनेशन अगर प्रोग्राम्स को आप देखें तो वो पूरे हेल्थ सिस्टम की स्पाइन माना जाता है, रीढ़ माना जाता है। तो अगर आज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगर आज प्रभावित हो रहा है तो पूरा हेल्थ सिस्टम एक क्राइसिस में आ जाएगा। तो इस खबर पर आप गौर करिएगा और इस पर यूट्यूब पर आप अपने कमेंट्स भी लिखिएगा। और मैं आपको चलती हूँ आखिरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ, और वो खबर है, वो भी एक बहुत डिस्टर्बिंग खबर है, और वो ये है कि एक वीडम इंस्टीट्यूट है, स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है वीडम इंस्टीट्यूट, जो गॉथेनबर्ग स्वीडन यूनिवर्सिटी है, उसका जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है उसने एक रिपोर्ट जारी किया है। और इस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ ये कहा गया है कि भारत उन टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजिंग देशों में है जहां पर तानाशाही बढ़ती जा रही है। यानी कि भारत, जो ये रिपोर्ट है उसके प्रेफेस में, यानी कि जो इंट्रोडक्टरी पेज है उसमें ये कहा गया है कि भारत और यूएस, जो कि सबसे पुरानी और सबसे बड़े जो लोकतंत्र माने जाते हैं, जैसा नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा इस बात को, तो वहाँ पर ये जो दोनों देश है खासकर ये ऑटोक्रेटिक हो गए हैं, यानी कि तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। और उसका जो कारण बताया जा रहा है आप ये भी देख लीजिए कि मीडिया को लेकर जो मीडिया फ्रीडम है भारत में वो नहीं है, खासकर मोदी जी के जो राज्य में जिस तरीके का मीडिया को फ्रीडम नहीं मिला है, सिविल सोसाइटी है उन पर समय समय पर प्रहार किया जा रहा है। तो इन सारे जो रीजंस हैं इनको बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से हम तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश माना जाता है। अगर आप किसी भी मिनिस्टर से या किसी सरकार के किसी स्पोक्सपर्सन से अगर आप इस रिपोर्ट को लेकर जाएंगे और उससे पूछेंगे तो वो तुरंत एक रिएक्शन होता है कि ऐसी रिपोर्ट्स को डिसमिस कर दिया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो 3-4 महीने पहले एक डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था जिसमें कहा गया था कि भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स पर कई पायदान नीचे आ गया है। और इन सब सारे सवालों को लेकर जब रिपोर्टर्स ने सवाल किया तो इन रिपोर्ट्स को डिसमिस कर दिया गया और कहा कि जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, यानी कि जो चुनावी जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल बहाल है, और इससे बड़ा प्रूफ और कोई नहीं हो सकता कि हमारे देश में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। लेकिन जो इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं वो आपको फाइनर पॉइंट्स बताती हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मीडिया बायस है और जो प्रेस फ्रीडम है, सिविल सोसाइटी को जो जगह नहीं मिल रही है, उन कारणों से इस समय भारत इस समय तानाशाह एक देश के रूप में देखा जा रहा है। डेमोक्रेसी डजंट प्रिवेल इन इंडिया, ये एक फाइनल पॉइंट है इस रिपोर्ट का। और सिर्फ भारत ही नहीं, यूएस के लिए भी कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के लिए भी ये बात कही गई है। पोलिश मीडिया लॉज, यानी कि पोलैंड के जो मीडिया लॉज बने थे 2015 और 16 में, उनको लेकर भी ये बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है जो विश्व की डेमोक्रेसीज़ हैं, यानी कि जो वहाँ के लोकतंत्र हैं। तो अगर लोकतंत्र ही ख़त्म हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा, अलग अलग जो देश हैं उनके संविधान का क्या होगा, ये सारे बड़े सवाल आज आपके सामने खड़े हैं। तो मेरी तरफ से 5 बड़ी खबरों में इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी 5 बड़ी खबरों के साथ, सही और सटीक विश्लेषण इसी प्लेटफॉर्म यानी कि इट्स नॉट फेक के जरिए। यूट्यूब कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। मेरी तरफ से थैंक यू और नमस्कार।